हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे, अपने क्लास 12 बोर्ड्स की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा आप जानते हैं कि अब जो बोर्ड का पेपर है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है, यानी उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं। और उसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, जैसे आप नीट एग्जामिनेशंस दें या जेई दें या सीयूईटी दें, सब में आपका कॉन्सेप्ट ही टेस्ट होता है। इसलिए आपको डिटेल्ड वीडियो देखने चाहिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बिल्डअप हो जाए, बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट जेई या सीयूईटी, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। इसी सीरीज में मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज आपके लिए लेके आया हूं, जहां पर मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आज हम लोग हैं चैप्टर नंबर 4 पर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर, और इसका लास्ट पार्ट करेंगे जो कि है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को जो हम एमीटर में कन्वर्जन करते हैं या वोल्टमीटर में कन्वर्जन करते हैं, तो सारी हम लोग कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल्स को, सब डेरिवेशन जो भी है इसके अंदर, सब चीज हम लोग करने वाले हैं। आइए बात को शुरू करते हैं। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म फुल चैप्टर शेड्यूल था, 4 पार्ट हो चुके हैं इसके। आज हम लोग पार्ट नंबर 5 पर हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी जिसे बोलते हैं। और इसकी सेंसिटिविटी क्या है, कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सारी बातचीत देखेंगे। कई बच्चों का ऐसा कहना होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ उनको मिल जाए एनोटेशंस के साथ, लिखावट के साथ, तो और अच्छी बात होगी। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहां पर मैं पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और इजी या सरल बना सकते हैं। साथ में कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, जहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं पढ़ते वक्त, कि सर ये क्यों हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, ऐसा हो तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। अभी ये द्रोणा बैच हम लोग का चल रहा है फिजिक्स का, ये द्रोणा बैच है मैथमेटिक्स का। इसके अंदर लाइव क्लासेस जो हो रही हैं वहां डाउट तो आप पूछेंगे ही पूछेंगे। साथ में हम लोगों ने हर चैप्टर पर डेडिकेटली एक एनसीईआरटी कॉर्नर और एक पीवाईक्यूज कॉर्नर रखा है। कहने का मतलब है कि सारे डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद एक लेक्चर डेडिकेटेड है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए, और एक लेक्चर और डेडिकेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग बन जाए। तो जो बच्चे द्रोणा बैच में शामिल होना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें और स्टोर सेक्शन में चेक कर लें। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं आज के टॉपिक पर और शुरू करते हैं टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहली बात होती है वाई एमसीजी। एमसीजी का मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम लोगों ने चैप्टर 3 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था, वहां करंट के बारे में बहुत तरह का डिस्कशंस किया है। लेकिन हम ये क्लेम कैसे करें कि किसी भी सर्किट में करंट कितनी जा रही है, या किसी रेजिस्टेंस या किसी अप्लायंस के अक्रॉस फला वोल्टेज है। तो अगर आपको ये बताना है कि किसी सर्किट में इतनी करंट जा रही है, तो आपको उसको नापना पड़ेगा, वोल्टेज कितना ड्रॉप है उसको भी नापना पड़ेगा, तब तो आप क्लेम कर पाएंगे कि इसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, इसमें 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। इसी के लिए काम आता है एमसीजी, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। ये दो बेसिकली काम करता है, एक तो डिटेक्शन ऑफ करंट करता है और छोटी करंट्स को मेजर करता है। तो चलिए बात को आगे देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि डिटेक्शन का कहां इस्तेमाल लेक्चर के दौरान कहां कर रहे हैं, और मेजरमेंट में किनको ये मेजर कर सकता है। आखिर ये मेजर कर सकता है तो एमीटर क्यों बना दिया हमने, वो भी तो करंट मेजर करता है। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। जैसा बातचीत हुई कि उसकी यूजफुलनेस क्या थी, ये हमने पहली स्लाइड में देखा। यहां पर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बात लिखी हुई है, ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट के बाद स्मॉल करंट का जिक्र है। तो जो छोटी करंट्स होती है, माइक्रो एम्पियर वाली, वो ये मेजर कर देता है। और अगर बड़ी करंट होगी तो गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं होती, दिक्कतें होती हैं। वो दिक्कतें क्या हैं लेक्चर के दौरान हम लोग सामने लेके आएंगे। चलिए आगे बात देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी सीखेंगे, पहले
प्रिंसिपल। तो आपको मालूम है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि अगर कोई कॉइल है हमारे पास, कैसा भी एक कॉइल ले लें, अगर मान लीजिए इसमें करंट हम फ्लो कर रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो आप जानते हैं इस कॉइल पर एक टॉर्क लगता है ना, ये पढ़ा था हमने, NIAB साइन थीटा। ये टॉर्क ये एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट होती है। यही इसका प्रिंसिपल है, इतना आसान। तो एक करंट कैरिंग कॉइल, ये देखिए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन इज ए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस ए करंट डिपेंडेंट टॉर्क का मतलब है जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, है ना, which tends to rotate the coil and produces angular deflection। भाई ये कॉइल ऐसा है, टॉर्क लगेगा तो घूमेगा। एंगुलर डिफ्लेक्शन मतलब ये थीटा एंगल बदल रहा है। बड़ी आसान सी बात है। और आप क्या देखेंगे अभी कि हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं एमसीजी को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, कि यहां बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, टॉर्क केवल और केवल आई के प्रोपोर्शनल रहता है, इसलिए करंट डिपेंडेंट टॉर्क की बातचीत की जा रही है। कैसे ये अचीव करते हैं, ये इसके कंस्ट्रक्शन में मामला छुपा हुआ है, वो भी देखेंगे। तो ये एक फॉर्मूला लिखा है कि कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन ये हो रहा है, कॉइल का एंगुलर डिफ्लेक्शन है ये। तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम लोग अभी करेंगे, कैसे आता है ये सारी बातचीत देखते हैं। तो यहां यूजफुलनेस हमने देखी और ये देखा कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि आखिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या। कहीं हेडिंग डाली, वह बढ़िया हेडिंग डाली है, कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं कॉनकेव शेप के। तो ये देखिए कॉनकेव शेप का, इस तरीके से जो नॉर्थ साउथ दिख रहा है, इस शेप का हॉर्स शू मैग्नेट आप ले लीजिए नॉर्थ, और यहां पर ऐसे बना दीजिए साउथ। इस तरह का हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं और इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए कहानी इस तरीके की है। इसके बीच में जो चीज रखी है, ये दोनों तरफ ऐसे और ऐसे मैग्नेट रखे हुए हैं, बीच में एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है। इसके ऊपर ये जो रबड़ बैंड मैंने लगाया है वो रेक्टेंगुलर फ्रेम है। इसी के ऊपर हम तार को, कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटते हैं, उंड करते हैं। तो बात समझ में आ रही है। ये रबड़ बैंड दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रबड़ बैंड। अब अभी हम देखेंगे कि सॉफ्ट आयरन को, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को क्यों इसमें रखते हैं, और ये जो फ्रेम होता है ये फ्रेम एल्युमिनियम का होता है। तो ये एल्युमिनियम का क्यों होता है इसका भी बातचीत करेंगे। इसी रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम के फ्रेम पर हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देते हैं, जिससे वो बन जाता है कॉइल। अब यहां पर मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे बने हुए हैं कॉनकेव शेप के। तो जब इसके अंदर इस कॉइल में करंट आप फ्लो करेंगे और इसी कॉइल के ऊपर ना हम ऐसे एक पॉइंटर लगा देते हैं, दिख रहा है आपको, ऐसे इसी पे चिपका दिया, जोड़ दिया। तो जब ये कॉइल ऐसे घूमेगा तो ये पॉइंटर भी घूमेगा, आप देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम कॉइल पर करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होते ही इस पे टॉर्क लगेगा, तो ये पूरा पूरा ऐसे घूमेगा। और आप देख रहे हैं कि यहां पर पॉइंटर भी घूम रहा है। और इसको नॉर्मली फोटो यहां बनी है तो इस पॉइंटर को 0 पर रखा है, ये मिडिल में होता है। तो इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, आपका काम सेट हो जाता है। इतनी ही बात है। इतनी बात को खोद खोद के हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या कहानी है। अच्छा, ये बात तो आपको अंदाजा लग गया होगा सिलेंडर और कॉइल का। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहानी क्या है। तो जो फ्रेम था, जो रबड़ बैंड मैंने लगाया था, वो देखिए डायमैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम होता है एल्यूमिनियम का। रीजन क्या है हम आपकी बातचीत करने वाले हैं, उसकी चिंता ना करें। यहां पर स्प्रिंग्स लगाते हैं क्योंकि जब ये कॉइल घूमेगा तो घूमने के बाद रुकना भी चाहिए। भाई ये जो चीज यहां पर घूम रही है, जो पॉइंटर है यहां पर ऐसे, ये अगर घूमा और आपने करंट बंद कर दी तो ये वापस कैसे आएगा, ये रुकेगा कैसे यहां, वरना तो घूमते ही चला जाएगा।
तो यहां पर इसी के ऊपर हम लोग एक स्प्रिंग लगाते हैं, हेयर स्प्रिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज की। तो ये देखिए यहां पर लिखा है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों लेते हैं इसका भी जिक्र करेंगे। ये क्या है, हमारी हेयर स्प्रिंग्स। हेयर स्प्रिंग से मतलब बहुत पतली स्प्रिंग लेते हैं, बहुत ही मुलायम स्प्रिंग लेते हैं। तो यहां पर हम स्प्रिंग फिट कर देते हैं और उसी के ऊपर पॉइंटर। तो जब ये घूमता है तो स्प्रिंग में क्या होती है, ट्विस्ट आता है, हिंदी में बोले तो ऐठन आती है, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क देती है, यानी इसको रोकने का काम करती है। और जब ये रुकता है जहां जाके, वहां पर स्प्रिंग में आए हुआ ऐठन या जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इसके घूमने वाले टॉर्क के बराबर हो जाता है, तभी ये रुकता है। ये कहानी इसके अंदर है, कुछ हद तक आप पकड़ पाए होंगे और बाकी बातें तो हम लोग देखेंगे। तो ये जो स्प्रिंग लगी है देखिए, ये सिलेंडर के एक पॉइंट पर पाइवट होती है, यानी जुड़ी होती है, और दूसरा हिस्सा आपका कॉइल से जुड़ा होता है, तो जिससे वो ऐठन दे सके। और लाइट एल्युमिनियम पॉइंटर इसके ऊपर जो मैंने बात की थी, जैसे ये है, यहीं पर एक पॉइंटर सेंटर में आप जोड़ दें ऐसे, तो दिस इज द पॉइंटर। अब जब जैसे ये घूमेगा फ्रेम, वैसे ये पॉइंटर घूमेगा और हमें यहां पर रीडिंग मिल जाएगी। रीडिंग मिलने के लिए कुछ बातें और हम देखेंगे, जिससे हमारी समझ में आएगा कि कितना सरलता से हम लोग इसको बना डालते हैं। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये पूरी बात मैंने जहां तक आपको समझा दी है। ये जो सॉफ्ट आयरन वगैरह रखते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल वगैरह सब सिमेट्रिकली रखते हैं, यानी वो जो कॉन्केव स्ट्रक्चर का हॉर्स शू मैग्नेट था, सिलिंड्रिकली जो बोर करके बनाया समझिए, उसके सेंटर में प्लेस करते हैं। अब ये आपसे प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं और कुछ हमें जानना भी चाहिए कि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है रेडियल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये देखिए यहां से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कुछ ऐसे निकलती हुई दिख रही है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम सवाल उठाएंगे क्यों हमको चाहिए, और अगर चाहिए तो हम बनाएं कैसे। ये सारी बातें हम लोग अगले स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे क्लैरिटी अपने को मिले। यहां पर इस रेडियल फील्ड को बनाने के लिए आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर की क्या भूमिका है। What is the importance of soft iron core in moving coil galvanometer? तो जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जो सिलेंडर शेप में था, ये जो सिलेंडर था, ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है। ये क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में मदद करता है और इसको इंटेंसिफाई करता है। एक तो ये रेडियल बनाने में मदद करेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए डिस्कस करेंगे, और साथ में ये यहां पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग क्यों चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कर देगा तो हमारा, ये देखिए फॉर्मूला लिखा था ना टॉर्क का, इस फॉर्मूले में ध्यान दो, हमने लिखा था NIAB साइन थीटा। तो जब आप बी को बढ़ा देंगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा, है ना भाई, इंटेंसिफाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से टॉर्क ज्यादा। तो छोटी सी करंट आप देंगे और टॉर्क ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ज्यादा घूम जाएगा ये। तो जब ये छोटे से ही करंट पे ज्यादा घूमेगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी काफी ज्यादा या अच्छी है, और हमारे लिए बेहतर है कि थोड़ा सा भी करंट आया तो हम इससे नाप पाएं। तो दैट इज द रीजन। अभी सारे रीजंस एक एक करके मैंने स्लाइड में डाले हैं, जैसे आपका अटेंशन मैं ग्रैब कर सकूं कि हाँ भाई ये मामला होता है। तो ये मैंने ये जो नोट लिखा था कि सॉफ्ट आयरन कोर, जो सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन कोर का, वो क्यों डाला जाता है, दो बेसिक रीजन। एक, रेडियल फील्ड बनाने में मदद करता है, और मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पर इंटेंसिफाई करता है। ठीक है, क्या जरूरत होगी इंटेंसिफिकेशन में, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगी, जो मैंने आपको समझाया। अब कुछ बातें, अब वाई, यहां पे जो प्रश्न उठते हैं उनका हम लोग जिक्र करेंगे कि क्यों ये एल्युमिनियम फ्रेम क्यों लिया गया, जैसे पहला वही है। तो एल्युमिनियम फ्रेम, जो फ्रेम फिर मैं उसको उठाना चाहूंगा जैसे आपका दिमाग चालू रहे, ये रबड़ बैंड वाला फ्रेम, ये रबड़ बैंड एल्युमिनियम फ्रेम था, उस पे तार लपेटा था। तो ये एल्युमिनियम फ्रेम क्यों लिया जाता है, एक तो ये डायमैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जिससे जो इसका इलेक्ट्रिक, जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये इंटरैक्ट नहीं करता। और कभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कहीं आप मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है वहां ले जाएंगे तो भी ये इंटरेक्शन नहीं करेगा,
क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात क्या, ये कंडक्टर होता है, यहां पर लिखा होगा, मैंने, आप पढ़ लीजिएगा। ये जो एल्युमिनियम है कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने से क्या होता है, इसके अंदर एडी करंट्स पैदा होती हैं। एडी करंट्स पैदा होने से हमें क्या फायदा, तो फायदा ये है कि अगर एडी करंट्स नहीं होंगी, जो पॉइंटर लगाए हैं हम, जब ये ऐसे घूमेगा ना, तो जब रुकने की अवस्था में आएगा तो ऐसे ऐसे हिलेगा, लास्ट में इसकी सुई रुकेगी नहीं, एकदम से ऐसे ऐसे हिलेगी। इसको बोलते हैं बीट करना, जैसे सोल्जर्स परेड करते हैं तो ऐसे आजू बाजू हिलता रहेगा ये। तो आप करेक्ट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। आप ये सोचते हैं कि जैसे ही हमको रीडिंग चाहिए वैसे ही पॉइंटर खट से रुक जाए एक जगह और हम रीडिंग ले लें। इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट यानी बीटिंग, जो हमारी परेड होती है वो डेड हो जाए, यानी ये परेड ना करे, खट से रुक जाए। तो इसके लिए ये जो कंडक्टर होता है, इसमें एडी करंट्स पैदा होती हैं, और इस एडी करंट्स क्या करती हैं, इसका विरोध करती हैं, तो एकदम से इसको खटाक से रोक देती हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है एल्युमिनियम फ्रेम का। बात समझ में आई? दो बातें हमने बताई, एक तो डायमैग्नेटिक है, दूसरा कंडक्टर है, जिसकी वजह से इसके अंदर एडी करंट्स बनती हैं और ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर में तब्दील हो जाता है। पॉइंटर लपालप हिलता नहीं है, खट से रुक जाता है एक जगह। यही बात इसके अंदर रखी है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि एल्युमिनियम फ्रेम आखिर क्यों लगाया। दूसरा, ये वायर जो है, ये स्प्रिंग समझिए यहां पर। तो ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज हमारी स्प्रिंग होती है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की क्यों होती है? यहां पर इस पॉइंटर और ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को हमने इस सॉफ्ट आयरन से, स्प्रिंग से रोक रखा है, जैसे कि ये जब ऐठन आवे यहां पर तो इसका अपोजिशन हो पावे। तो ये स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है। इसके दो रीजन है। एक तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, यानी मुड़ने पर जल्दी टूटे उटेगी नहीं, ठीक। दूसरी बात, इसका टॉर्सन कांस्टेंट के, अभी हम देखेंगे कि जब ये घूमती है तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करती है, ये छोटा डेवलप करती है। टॉर्सन कांस्टेंट इसका कम होता है। जो मुलायम स्प्रिंग्स होती हैं उनका के कम होता है, और जो मजबूत स्प्रिंग्स होती हैं उनका के ज्यादा होता है। जैसे कि स्प्रिंग आपने देखा होगा जो रेलगाड़ी के शॉकर्स में लगती, बड़ी हैवी, मोटी मोटी, उसमें आप भी खड़े हो जाए तो जल्दी दबी हुई दिखती नहीं है। उसका टॉर्सन, उसका अगर बोले स्प्रिंग कांस्टेंट दब रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है। तो टॉर्सन कांस्टेंट के कम, जिससे कम रिस्टोरिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़े, एकदम से ना बढ़े। ये टॉर्सन कांस्टेंट का मतलब अभी आप देखेंगे, इसको के लिखते हैं, और टाउ इज इक्वल टू हम लोग देखेंगे के अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे स्प्रिंग के केस में। दिस इज टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सन कांस्टेंट, और अल्फा होता है एंगुलर डिफ्लेक्शन। अभी सब बातें हम लोग धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। तो ये टॉर्सन कांस्टेंट हमारा कम होता है, के इज लेस। तो के कम होने की वजह से जब ये ऐंठन आती है, जब ये घूमती है, तो ये ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क एकदम से नहीं पैदा करती है, कम होता है। तो इससे हमें इसको, वरना क्या करेगा, ज्यादा पैदा करेगी तो घूम ही नहीं पाएगा मूविंग कॉइल। भाई वो स्प्रिंग ही रोक रही है, तो ये घूमा तो पहले ही रुक गया, रीडिंग ही सही नहीं आई, क्योंकि वो मजबूर कर रहा है तुम रुको जल्दी। ये तो हमको चाहिए नहीं। हमको तो ये चाहिए कि जितना ज्यादा रीडिंग सही आवे, तो पूरा डिफ्लेक्शन हो, वहां पर ये स्प्रिंग इसको रोके। तो ये वाई की बात में दो चीजें हुई। अब तीसरी बात करते हैं कि वाई रेडियल फील्ड इन गैल्वेनोमीटर। अब मेरे ख्याल से इसको रख देते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो फिर लेंगे। अब रेडियल फील्ड की हमें जरूरत क्यों है? तो देखिए, समझिए, यहां पर जो हमारा कॉनकेव मैग्नेटिक फील्ड होता है, कॉनकेव शेप का जो मैग्नेट होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ साउथ बना देते हैं ऐसे, वो कुछ इस तरह की होती है। यहां से नॉर्थ निकला, साउथ गया, और यहां से आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होती है। इस तरह से कुछ शेप होता है। मैं कुछ लाइनें बना रहा हूं, ज्यादा बनाऊंगा तो भसड़ मच जाएगी, एक से एक मिल जाएंगी। इस तरह से समझ लो मैग्नेटिक फील्ड होती है जब कॉनकेव शेप का हॉर्सशू मैग्नेट हम लगाते हैं। अब इससे क्या फायदा है? ये देखिए, इसके सेंटर पर ना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिल रही है। जैसे ही बी हम ज्यादा कर देंगे, वैसे ही हमारा टॉर्क ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगी। टाउ इज इक्वल टू दिखाया था NIAB sin थीटा।
तो एक तो ये हमें फायदा होता है। दूसरा, अब इसको और बढ़ाने के लिए हम यहां सिलेंडर लगा देते हैं। तो जब हम सिलेंडर इसके अंदर लगाते हैं, ये देखिए यहां पे सिलेंडर सॉफ्ट आयरन का लगाया था, तो उससे ये और बढ़िया रेडियल का मतलब है ये जो यहां से घूम रही है और अंदर से घूमेगी। मतलब मैं इसको लगाने के बाद देखूं तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो दूसरी ऐसे ही दिखाई पड़ेगी आपको। ऐसे सीधे नहीं बनाना, जाएगी ऐसे ही, लेकिन और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी सेंटर की तरफ। तो इस तरीके की आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आने लगेगी। ये कभी ऐसा मत सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काट रही लाइनें, ये काट वाट नहीं रही है, जा ऐसे रही है, देखिए बिना काटे निकल गई। तो ये सॉफ्ट आयरन जब आप लगा देते हैं तो सॉफ्ट आयरन से रेडियल बनाने में मदद मिलती है और इंटेंसिटी बी की बढ़ जाती है। ये दो फायदे होते हैं। तो ये रेडियल फील्ड हमको क्यों चाहिए? सबसे पहली बात कि हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहते हैं, जो रेडियल फील्ड से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आप जब भी, अभी सॉफ्ट आयरन है, इसी पे आपने लपेट रखा है ये रेक्टेंगुलर कॉइल, तो जब भी रेक्टेंगुलर कॉइल ये घूमेगा तो हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड के इसका प्लेन पैरेलल आ जाएगा। भाई आप ऐसे है, देख पा रहे होगे यहां, अगर ये यहां पर है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है प्लेन, और जब ये ऐसे घूमा तो ये देखिए इसके बराबर में आ गया। मैं इसको और हाईलाइट कर दूं क्या, जैसे आप बड़ा कर दूं, मैं पूरी तरह आपको समझाना चाहता हूं। ऐसे बड़ा सा सॉफ्ट आयरन बना देता हूं और ऐसे इसका फ्रेम बना देता हूं कुछ, और मैग्नेटिक फील्ड जो बनाया था और बड़ा कर देता हूं, कुछ हद तक शायद समझने में मदद हमको मिल जाए। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, रफ स्केच है, लेकिन आप इससे काम चला सकते हैं। ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, जब रेडियल बन जाएगा तो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक, ऐसे और ऐसे और भी लाइनें आप बना सकते हैं समझ बूझकर बेटा, उसमें कोई स्पेशल बात नजर नहीं आती। सपोज करिए ऐसे, तो ये यहां पर मान लीजिए इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है जिसके ये प्लेन में है, ऐसे समझ लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये सीधे ये प्लेन में है कॉइल। अब जब ये घूमेगा तो घूम के सपोज करिए यहां आ गया, ये घूम के यहां आ गया। तो अब देखिए ये जो बी है यहां पर, इस बी के पैरेलल है प्लेन इसका, पहले इसके प्लेन था, फिर इसके प्लेन है। कहीं भी घूमेगा कोई ना कोई बी आपका, जो कि यूनिफॉर्म है, इस समय रेडियल है, यूनिफॉर्म है, वो बी इसके पल्ले पड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए रेडियल बनाते हैं, और रेडियल बना के बी को, मतलब इसके एंगल को, थीटा को हम कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि थीटा हमेशा क्या बना रहा है, अब देखिए 90 डिग्री। ये जो फॉर्मूला था NIAB साइन थीटा, ये थीटा किसके बीच का था? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बी लिखते हैं आप, इनके बीच का एंगल होता था थीटा। तो आप जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए यहां पर प्लेन परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, दिस इज द एरिया वेक्टर। और बी का डायरेक्शन क्या है? बी का डायरेक्शन देखिए इधर है, तो बीच में 90 डिग्री बन गया एंगल। अब जब ये घूम के यहां आया या कहीं और गया तो फिर बी के अलोंग पड़ा, फिर एरिया वेक्टर और बी में कितना ऐसे भी आ जाएगा, दैट इज बी, दैट इज एरिया वेक्टर अगेन 90। तो किसी भी पोजीशन में ये घूमेगा, ये थीटा आपने फिक्स कर दिया है। थीटा विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। किनके बीच में? जैसा आप समझ पाए, बी और ए के बीच में। अब अगर थीटा फिक्स हो जाता है तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? टाउ इज इक्वल टू NIAB, क्योंकि यहां पर साइन 90 फिक्स। देखिए कितनी हम लोग बेहतर जुगाड़ कर रहे हैं। और यहां पर क्या है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर को बना डालते हैं, तो वहां पर एरिया ऑफ द कॉइल वो तो फिक्स होता है, अंदर है ना बना हुआ पार्ट। बी आपने फिक्स कर दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स, जितने कॉइल में जितने टर्न्स लपेटे हैं वो भी फिक्स है। तो केवल चेंज होने वाली चीज क्या है? केवल और केवल
आई। तो इससे टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आई आ जाता है। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। जिससे फायदा क्या मिला, ये लीनियर रिलेशनशिप है। इससे हमें फायदा क्या मिलता है कि आप जो पॉइंटर यूज करेंगे यहां, इसका जो मार्किंग्स हैं उसको बराबर खाने पे लगा सकते हैं, क्योंकि लीनियर है। लीनियर होने से क्या होगा, जितनी करंट बढ़ेगी उतना ज्यादा आप जितनी ज्यादा करंट बढ़ेगी उतना टॉर्क यानी डिफ्लेक्शन उसमें उतना ज्यादा होगा। और वो लीनियर है तो हर खाना सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा चक्कर है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, जैसे आप बेहतरीन ढंग से सीख पाए। तो ये था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों लेते हैं। अब सवाल उठा कि बनाते कैसे हैं। बात पकड़ पाए होंगे रेडियल का, बी की वैल्यू बढ़ाना और इस थीटा को 90 डिग्री फिक्स करना, जिससे हमारा काम बन जाए। अब इसको बनाने के लिए मैं आपको समझा चुका हूं कि हाउ टू मेक रेडियल फील्ड इन गैल्वेनोमीटर। एक कॉनकेव शेप का हॉर्स शू मैग्नेट और उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर। ये दो बातें जब भी पूछी जाए, दो बातें आप बोलेंगे कि कॉनकेव शेप का हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसे स्ट्रक्चर का जैसे बना के दिखाया, और सॉफ्ट आयरन कोर, इन दोनों को मिला के ये रेडियल फील्ड बन जाता है। और रेडियल फील्ड बनने के बाद हमारा कितना फायदा है वो मैंने यहां बताया कि रेडियल फील्ड डायरेक्ट करता है इसकी रेडियस की तरफ, इसके सेंटर की तरफ, इस सॉफ्ट आयरन की। तो देखिए सभी लोग इसके सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे जब भी ये मूव करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हर जगह किसी ना किसी फील्ड के तो प्लेन पैरेलल हो जाएगा और उसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन के 90 डिग्री पर होता है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब ये कंस्ट्रक्शन का मामला खत्म हो जाता है। अब वर्किंग की बात आती है। तो वर्किंग की बात बहुत प्रेम से की जा सकती है, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पर हमें यह पता था तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पीछे भी हमने देखा था कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें टॉर्क डेवलप होता है। उसकी वैल्यू होती है NIAB साइन थीटा। अब यहां पर थीटा हमने 90 फिक्स कर रखा है, ऐसा जुगाड़ बनाया है। तो दिस विल टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन 90 डिग्री और दिस विल बिकम NIAB। तो ये टॉर्क आपको मिल रहा है अपनी जो जुगाड़ हम लोगों ने किया है वहां पर। अब इसकी थोड़ी वर्किंग और समझते हैं कि भाई जब ये टॉर्क मिल रहा था तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्प्रिंग थी उसमें भी ऐंठन आनी शुरू होगी, वो रिस्टोरिंग टॉर्क आपको देगी। तो स्प्रिंग या कॉयल जो भी बोले, स्प्रिंग कॉयल विल ऑफर रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। वो कितना देगा भाई? रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है, जो स्प्रिंग से मिल रहा है, जितना ज्यादा अल्फा, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन है, जितना वो घूमेगी उतनी ही ऐंठन बढ़ेगी, तो उतना ही ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा। ये क्या है? एंगुलर डिफ्लेक्शन बोल देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन। बात समझ पाई होगी कॉयल का, ऑफ कॉयल। कॉयल जितना ज्यादा घूम रहा है उतना ही ज्यादा। अब यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेटा यूज कर लेते हैं और उसी को हम लिखते हैं टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू के अल्फा। यहां पर जो के है ये क्या बोलते हैं? टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। व्हाट इज दिस? टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये टॉर्सन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसमें टॉर्क रिक्वायर्ड जो एक यूनिट का एंगुलर ट्विस्ट जनरेट कर सके। मैं यहां पर ये लिख भी देता हूं जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर मामला रहे, भले थोड़ा सा समय देना पड़े लेकिन सीख सब जाएं। तो कलर मैंने बदला था जो कि नहीं बदला है, यहां फिर से कोशिश करते हैं। तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट
किसमें आप समझ रहे हैं, स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इन स्प्रिंग या कॉइल जो भी लगा है, ये टॉर्सन कांस्टेंट का मतलब है। तो ये टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल टू के अल्फा। अब जब हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब वो कॉइल रुक जाएगा, तो क्या होगा, तो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन या इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एक तो मैग्नेट वाला जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कॉइल में जो टॉर्क लग रहा था वो घुमाने का प्रयास कर रहा था, और स्प्रिंग जो लगी है वो उसको रोकने का प्रयास कर रही थी। ये जब रुकेगा तो रीस्टोरिंग यानी स्प्रिंग की वजह से लगने वाला टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाला टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टाउ, सीधे लिख दीजिए चाहे कि टाउ रीस्टोरिंग टॉर्क, ऐसे लिख दो, रीस्टोरिंग जो टॉर्क है वो बराबर होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये बात समझ गए इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो यहां पर रीस्टोरिंग टॉर्क था टाउ रीस्टोरिंग, दैट इज के अल्फा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था अभी हमने देखा था पीछे से, एन आई बी ए। अब यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, एन बी ए अपॉन के इंटू आई। ये देखिए ये एक एक्सप्रेशन आया जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड इन द गैल्वेनोमीटर, एरिया ऑफ द कॉइल और टॉर्सन कांस्टेंट, ये तो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसमें फेरबदल कर सकते हैं। एक बार गैल्वेनोमीटर बना के मार्केट में छोड़ दिया तो इसमें कोई भी फेरबदल संभव नहीं है। तो दिस क्वांटिटी इज constant for a given galvanometer. This is constant for given galvanometer. ये बात भी आप समझ गए हमारी, जैसे हमने आपको बताया। तो यहां से हम क्या देख पाए कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये अल्फा है और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल नेलिटी, क्योंकि कई बच्चे, और ये करंट आप पहचानते ही हैं। अल्फा मतलब क्या था, एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन सीधी तौर पर करंट से प्रोपोर्शनल हो गया, लीनियर रिलेशनशिप आ गई, जो मैंने पहले भी बताया था। उससे हमें फायदा क्या मिला कि जो हमारा पॉइंटर था उसके खाने मतलब मार्किंग्स हम इक्वल डिविजन्स पे कर पाएंगे। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। इक्वल डिविजन्स तो बहुत ही आसानी से हमारा काम बन जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एकदम आप पकड़ लीजिए कि ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब यहां पर थोड़ी सी तिकड़म कभी कभी की जाती है, वो भी बताना चाहूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। जैसे ये फॉर्मूला लिखा है इसी में इसको अल्फा लिख देते हैं और इसको कैपिटल जी लिख देते हैं, या मैं फिर से लिख रहा हूं कि आई की वैल्यू लेते हैं, यहां पे इसको लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए, और ये रहा आपका सीधे अल्फा, इसको लिख देते हैं जी अल्फा। तो ये जी अल्फा, ये वैल्यू कितनी है हमारी, इसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस जी को हम क्या कह देंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जैसा मैंने बताया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बनाते वक्त ही इन सब चीजों में परिवर्तन आप कर सकते हैं। एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया तो फिर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के, यानी जी की वैल्यू यहां क्या हो गई, जी इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें, कई सवाल में न्यूमेरिकल में आ जाए तो इसको बोल सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है क्योंकि बनाते वक्त ही काम आ रहा है। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे, इसको आप नोट कर लें। ये रिलेशन बहुत काम का है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का वर्किंग डेरिवेशन है, इसको नोट करें। फिर एक छोटा सा टर्म जी के लिए और यूज होता है जिसे बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जैसे पूरी बात आपके सामने आ जाए, आपने नोट कर ली होगी। तो
तो ये हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर और वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर ये सीख चुके हैं। अब कुछ इसके बीच के मामलात को इवेलुएट या जानकारी ले रहे हैं। फिगर ऑफ मेरिट एक वर्ड आता है, इस वर्ड को भी जाने रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। फिगर ऑफ मेरिट, तो फिगर ऑफ मेरिट क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द करंट, वो करंट जो प्रोड्यूस करती है डिफ्लेक्शन वन स्केल डिवीजन का। ये पॉइंटर था ना, ये आपका डिवीजन है। यहां पर ऐसे मान लीजिए यहां पे 0 है, किसी भी तरफ चल सकता है। तो जो एक डिवीजन यहां से यहां जाने के लिए, एक डिवीजन के लिए जितनी करंट की आवश्यकता होती है वो हम I अपॉन एल्फा से शो करते हैं, और उसी को हम बोल देते अल्फा तो 1 कर दिया यूनिट डिफ्लेक्शन। तो करंट नीडेड फॉर यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन इज नोन एज ए फिगर ऑफ मेरिट। तो G की वैल्यू जैसे यहां भी लिखी हुई है, वो करंट जो अल्फा 1 एक यूनिट के बराबर रोटेट कर दे कॉइल को। तो I अपॉन एल्फा इससे निकाल लो, I अपॉन एल्फा क्या होगा, I इधर एल्फा इधर, तो K ऊपर अपॉन NBA। तो इसको आप याद रखेंगे, पीछे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला था, और फिगर ऑफ मेरिट भी लिख दी जाए तो यही चीज पकड़नी है। डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, करंट की वो वैल्यू जो एक यूनिट डिफ्लेक्शन आपको दे दे, दिस इज द फिगर ऑफ मेरिट। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तरह की सेंसिटिविटी हमारे पास होती हैं, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, स्मॉल करंट जाने पर ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलना। किसी को चुटकी काटो तो वो तेज से चिल्लाए, ज्यादा सेंसिटिव है। किसी को मुक्का भी मार रहे हो तो चुपचाप मुस्कुरा रहा है, वो सेंसिटिव नहीं है मुक्के के प्रति। आप समझ पाए? तो छोटी करंट अगर डाली और ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गया तो हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत बढ़िया है, सेंसिटिव है। तो इसी को सेंसिटिविटी बोलते हैं। दो तरह की सेंसिटिविटी, करंट भेजेंगे तो कितना करंट का डिफ्लेक्शन है, और अगर वोल्टेज नाप रहे हैं तो कितना वोल्टेज का डिफ्लेक्शन है। तो ये बात देखते हैं। जैसे करंट सेंसिटिविटी पहली बात हमने की। अब करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, अल्फा अपॉन I। तो करंट की वो वैल्यू जिससे यूनिट करंट भेजने पर जितना डिफ्लेक्शन आए, I की यूनिट वैल्यू रखें, I इज इक्वल टू 1। जितना डिफ्लेक्शन उस समय मिल रहा है वो अल्फा अपॉन I को हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। भाई I एक यूनिट फिक्स कर रखी है, अगर ज्यादा अल्फा हुआ तो ज्यादा करंट सेंसिटिव है, अल्फा कम है तो कम घूमेगा, कम सेंसिटिव है। तो IS यानी I का मतलब करंट, S लिखा है करंट सेंसिटिविटी के लिए। तो अल्फा अपॉन I की वैल्यू 1 करने पर अल्फा कितना ज्यादा है, तो अल्फा अपॉन I इसकी वैल्यू हो जाएगी NBA अपॉन K। इसको याद रखिएगा, दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। अब दूसरी बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। यही चीज कि एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लगाने पर कितना डिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer when a unit potential difference is applied, unit current, a unit potential difference, this is alpha upon V। तो alpha upon V क्या हुआ, देखिए यहां पर जब आप Vs लिखते हैं तो alpha upon I, alpha लिखिए, I को लिख सकते हो V is equal to I, ये V है सॉरी, V is equal to IR, और अल्फा अपॉन I को करंट सेंसिटिविटी आपने बोला है ऊपर, तो इसे आप IS अपॉन R भी लिख सकते हो, या करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला डाल दो तो NBA अपॉन KR। तो ये चीज आप दिमाग में पकड़ सकते हो। इसको भी ध्यान रखना कि वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये पिक्चर में आ जाएगा, ठीक। और यहां पर आप देख पाए उसकी वैल्यू रखे NBA KR, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। ये दोनों ही सेंसिटिविटी आपने पकड़ ली होगी। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी जो करंट सेंसिटिविटी थी जो आपने यहां लिखी थी, IS की वैल्यू फॉर्मूला अंतिम NBA अपॉन K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको लिखा था NBA
अपॉन के आर। इसी हिसाब से ये फैक्टर्स आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल n बढ़ा दो, देखो तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी विल इंक्रीज, सेंसिटिविटी, तो ये एरो हम सेंसिटिविटी के लिए लगा रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बी बढ़ाओगे, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सेंसिटिविटी की बात हम लोग लिख रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे, आई और वी एस दोनों बढ़ रहा है, अगेन सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाएगी। फिर टॉर्सन कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग एंड सस्पेंशन वायर, जो वायर लटकाते हैं जिससे उसको फंसाते हैं, और स्प्रिंग, उन दोनों का के अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा दोनों वैल्यू घट जाता है, तो करंट सेंसिटिविटी विल डिक्रीज। तो आप ये समझ पाए होंगे कि किन क्या के इन फैक्टर्स पे इफेक्ट कर रही है और किस तरह से इफेक्ट कर रही है, वो भी मैंने बताया। फॉर्मूले से बड़े प्रेम पूर्वक इसको देखा जा सकता है। तो आप देख पाए कि NBA के पर क्या फर्क ये डाल रही है। अब और देखते हैं कि भाई करंट सेंसिटिविटी को मौका मिले तो हम खूब ज्यादा कर लें। तो खूब ज्यादा कैसे कर सकते हैं भाई, जितना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनेगा हम उतनी छोटी से छोटी करंट या वोल्टेज को नाप पाएंगे। तो फैक्टर्स बाय विच द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, हमारी चाहत है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को बढ़ा लेने की। देखते हैं क्या अड़चने आती हैं, वरना बहुत बढ़ा लें इसको। तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, आपने देखा था कि n को बढ़ाने पर सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है, अभी हमने पीछे दिखाया था। लेकिन जब आप इसको जो तार लपेटे हैं कॉइल में उसी का टर्न्स बढ़ाएंगे, जब आप टर्न्स बढ़ाते चले जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, एक तो हमारा गैल्वेनोमीटर बल्की हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दूसरा वेट भी बढ़ेगा, तीसरा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो तीन दिक्कतें होंगी। इसलिए एक लिमिट के बाद हम नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं बढ़ा सकते, अदरवाइज इट विल बिकम बल्की एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी हायर, ज्यादा लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस। तो बट द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट because that will make the galvanometer bulky and increase the resistance R in the circuit, जैसा आप समझ पाए। तो ठीक है, लिमिटेड हिसाब से करेंगे। By increasing the magnetic field B को हम इंक्रीज करके सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। This can be done by using a strong horseshoe magnet, जो आपने horseshoe magnet लगाया था वो स्ट्रॉन्ग लगाइए, सॉफ्ट आयरन कोर बीच में डाल दीजिए, ये दोनों ही घटना हम कर चुके हैं। एंड प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द कॉइल, इससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि बी बढ़ जाएगा। फिर बाय इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल, अब एरिया ऑफ द कॉइल को बढ़ाने पे सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है, जब आप एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाएंगे तो गैल्वेनोमीटर बल्की हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, संभालने में दिक्कत आएगी। करेंगे कैसे? तो हाउएवर इंक्रीज ए बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट विल मेक द गैल्वेनोमीटर बल्की एंड अनमैनेजेबल, मतलब बड़ा गैल्वेनोमीटर लेके कहां टेस्टिंग कर पाएंगे, तो हमारे लिए ये सुटेबल नहीं होगा कि बियॉन्ड सर्टेन लिमिट हम ए को, एरिया ऑफ कॉइल को बढ़ा सकें। फिर बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्सन कांस्टेंट, के को हम डिक्रीज करेंगे, जैसे पीछे देखा था, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके लिए हम लोग फॉस्फर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर के कम होगा तो हमारी सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी होगी, इसीलिए फॉस्फर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात आप समझ पाए कि किन फैक्टर से क्या फायदे आपको मिल रहे हैं। अब जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमें फायदा क्या मिलता है? तो advantages of a moving coil galvanometer, as the deflection of the coil is proportional to the current passed through it, so a linear scale can be used in the deflection। आपने देखा था टॉर्क हमारी करंट के प्रोपोर्शनल आ गया था, तो लीनियर डिफ्लेक्शन है, जो स्केल आपकी बनती है, यानी जो खाने बना रहे हैं वो सब इक्वल गैप के बना सकते हैं। तो ये बहुत सरल है, हमारे लिए कोई झंझट नहीं रहती है, तो वो आप बना सकते हैं किसी भी डिफ्लेक्शन को नापने के लिए। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड हाईली सेंसिटिव बाय इंक्रीजिंग NB ए एंड डिक्रीजिंग के, हम सेंसिटिविटी को इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस है, हमारे हाथ में मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हम ऐसा कार्यक्रम कर लें। एज द कॉइल इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए पावरफुल मैग्नेट,
its deflection is not affected by external magnetic fields. This enables us to use the galvanometer in any position. ये जो हमारा अंदर का कॉयल वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में है, तो पूरे सेटअप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके काम भी करेंगे तो कद्दू फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इतना झेल रहा है अंदर, है ना। अगर समझ पाए, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि छोटा मोटा मैग्नेटिक फील्ड दाएं बाएं मिलेगा तो इसमें कुछ होने वाला नहीं, थोड़ा बड़ा भी मिले तो भी कुछ नहीं होने वाला, वो सही रीडिंग देगा क्योंकि अंदर ही बहुत ज्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है गैल्वेनोमीटर के अंदर। As the coil is wound over a metallic frame, the eddy currents produced in the frame brings the coil to rest quickly. जैसे मैंने बताया था कि एल्युमिनियम फ्रेम क्या करता है, कंडक्टर होने की वजह से नॉन मैग्नेटिक भी है कंडक्टर भी है, तो इसकी वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं और पॉइंटर खट से रुक जाता है। डेड बीट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनता है। ये नहीं कि पॉइंटर गया और लप 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 कर रहा है, आप ढूंढ रहे कि रुके तो मैं रीडिंग लूं, ये तो ठीक नहीं है, खट से रीडिंग चाहिए। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज हम बनाते हैं दुनिया में उसके सारे एडवांटेजेस भी हों। हर चीज के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं, और हम अपने काम के अनुसार एडवांटेजेस को पसंद करते हुए काम कर लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। The main disadvantage is that its sensitiveness cannot be changed at will. At will का मतलब अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से आप इसकी सेंसिटिवनेस नहीं बदल सकते, क्योंकि सेंसिटिव होने के लिए जो भी चीज चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स, स्प्रिंग का टॉर्सन कांस्टेंट, ये सब कंपनी बना के दे देती है आपको, इसमें फेरबदल संभव नहीं है। फिर एक बार बन गया तो बन गया, तो अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकते। दूसरा, ऑल टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर इजिली डैमेज्ड बाय ओवरलोडिंग ए करंट ग्रेटर देन दैट which the instrument is intended to measure will burn out its hair spring और suspension। अब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, माइक्रो एम्पियर नापता है, तो इसमें थोड़ी सी करंट अगर ज्यादा गई फूंक जाता है। तो ये एक इसका प्रॉब्लमेटिक पार्ट भी है कि अगर जितनी करंट नापने के लिए आप बनाए हुए हैं उससे ज्यादा जाने पर ये इसका स्प्रिंग जल जाएगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं थोड़ी करंट ज्यादा जाते ही। तो ये इसकी बात हो गई। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे हम लोग और बढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारी चीज सीखे बिना न्यूमेरिकल के बात अधूरी सी लगेगी। तो चलिए कर लेते हैं ना। तो देखिए कितने आसानी से इसको किया जा सकता है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया, जब भी न्यूमेरिकल करें जो फिगर्स दी रहती हैं उसको पहले टीप लें 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, एंड 60 टन, तो n की वैल्यू 60 लिख लीजिए। इज प्रोवाइडेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल स्लाइड साइड्स, ठीक है। द कॉइल इज इन रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 90 G, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है गॉस में दिया है, तो गॉस का रिलेशन एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 90 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, एसआई यूनिट में आ गया। रेडियल हियर मींस द फील्ड लाइंस आर इन प्लेन ऑफ कॉइल फॉर एनी रोटेशन, जैसे मैंने बताया था कि वही रेडियल का मतलब है बी हमेशा प्लेन के पैरेलल और एरिया वेक्टर उससे 90 डिग्री बनाता रहे। व्हाट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग, के निकालने को बोल रहे हैं। हेयर स्प्रिंग्स कनेक्टेड टू द कॉइल इफ ए करंट ऑफ 0. मिली एम्पियर, और करंट की वैल्यू भी यहां लिखी है I 0.20 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज कर लो, 10 की पावर -3 बेटा एम्पियर, बहुत अच्छा। प्रोड्यूसर्स ए एंगुलर डिफ्लेक्शन, अल्फा भी दिया हुआ है, और अल्फा कितना है 18 डिग्री। ये सारी बातचीत दी रखी है। अब ये सारे डाटा दिए हुए, हमें ये मालूम था, जैसा हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू होती है NIAB अपॉन के। अब हमें के निकालना है तो के को लिख सकते हैं NIBA या AB अपॉन अल्फा। बहुत अच्छी बात, सारी वैल्यू पुट कर दो, सब दिया हुआ है। एन दिया था 60, करंट दिए 0.2 इंटू 10 की पावर -3,
बी दिया है 90 इंटू 10⁻⁻4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 18। तो 18 को 18 ही डिग्री में रख देते हैं, आंसर डिग्री में दे देंगे। तो ये के की वैल्यू कितनी होगी आफ्टर कैलकुलेशन? 3 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। ये आपका देखिए आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था। मैं हटूंगा जिससे देख पाए, बस आप थोड़ा सा समझे रहें और समझाते रहें। तो इसको आप नोट करें। एक अगला और इंटरेस्टिंग सवाल लेंगे एनसीईआरटी का, जिससे आपकी क्लैरिटी अलग लेवल पे जाए। नोट कर चुके होंगे अब तक आप ये। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें लिखा है मूविंग कॉइल मीटर हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, क्या पर्टिकुलर्स हैं? नंबर ऑफ टर्न्स एंड 24। अब इसमें मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, इसी का इस्तेमाल डायरेक्ट, जगह कम है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। एरिया ऑफ द कॉइल ए हमको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी हमको पता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हमको पता है। बहुत सुंदर बात। इंडिकेट सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी पढ़ी है ऑफ द मीटर बाई 25%, 25% से बढ़ानी है। इट इज नॉट इजी टू चेंज ए और बी। ए का मतलब एरिया ऑफ द कॉइल, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत सरल सवाल है, थोड़ी बुद्धि लगाने पर। हमें मालूम है कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती थी, अल्फा अपॉन आई, हमने अभी देखा था। और फॉर्मूला बाकी क्या था, एन बी ए अपॉन के। दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। यहां पर अगर देखें तो ए आप बदल नहीं सकते हैं, बी आप बदल नहीं सकते हैं, टॉर्सन कांस्टेंट स्प्रिंग का बदल नहीं सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो बोल रहा है 25% हमको बढ़ाना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को 25% बढ़ा दीजिए, हमारा आईएस बढ़ जाएगा। तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 24। तो 24 को हम इसका 25% बढ़ा देंगे, तो 20 नया वाला एन डैश कितना कर देंगे? 24 में इसका 25%। मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, आप समझ पाए। 25% ऑफ 24, तो 24 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 24, ये 1/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो 24 और 6 30, यानी एन डैश आप कितना कर दें? 30। तो आप जान रहे हैं कि यहां नंबर ऑफ टर्न्स को वी विल इंक्रीज नंबर ऑफ, या एन ही लिख देते हैं, एन फ्रॉम 24 टू 30 टू इंक्रीज करंट सेंस, टू इंक्रीज आईएस बाई 25%। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान था लेकिन लॉजिकल था, थोड़ा दिमाग भिड़ाएंगे तो आनंद ले पाएंगे। अगला देख लेते हैं ना। इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। भाई आप क्या करेंगे? चक्कर बढ़ा रहे हैं, 6 चक्कर और बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस हो गया है 21 ओम का। इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेसर देन द ओरिजिनल मीटर। अब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। मैं इधर का यूज करूंगा जगह का, जैसे खिसकाना ही ना पड़े अपने को, तो मैं व्हाइट कलर यूज करता हूं। वोल्टेज नंबर 2 पार्ट है जिसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी से कहने वाले हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है अल्फा अपॉन बी। इसे हम फॉर्मूले के टर्म में लिखते थे, देखिए अल्फा अपॉन बी, और इसको हम जो लिखते हैं वो अल्फा पूरा ही लिख दो, चलो काहे छोड़ो। अल्फा इज इक्वल टू आर आई, और अल्फा अपॉन आई हमारा करंट सेंसिटिविटी था, फॉर्मूला रख दीजिए। तो ये एन बी ए अपॉन के आर, ये आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। यहां पर अगर आप देखें तो किन चीजों में बदलाव संभव, रेजिस्टेंस देखिए बढ़ गया है। तो एन और आर, क्योंकि ए बी के है कांस्टेंट, के ए बी आर सेम इन बोथ द केसेस। गैल्वेनोमीटर सेम है बोथ द केसेस। भाई जो आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए हैं उसके हिसाब से ये तो ना बदला। तो ओरिजिनल मीटर का क्या हुआ?
ओरिजिनल मीटर जो था जिसमें 24 टर्न थे उसका N/R कितना है? तो 24 टर्न थे, रेजिस्टेंस 14 था। यहां पर देखिए आर की वैल्यू 14 ओम है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी वैल्यू 1.7। अब जो नया है मॉडिफाइड मीटर, इसके लिए हमारा एन डैश अपॉन नया वाला रेजिस्टेंस। तो एन डैश कितना है बेटा? 30, और नया वाला रेजिस्टेंस कितना है? विच इज 21 ओम। तो 21 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.4। तो हमारी जो सेंसिटिविटी थी वो डिक्रीज हो गई। तो ये देखिए सेंसिटिविटी 1.7 है और इसकी सेंसिटिविटी 1.4 है। तो V अगर मैं इसे लिख देता हूं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 1 पॉइंट, रेशियो की बात कर रहे हैं तो मैं ये करंट सेंसिटिविटी का नाम तो नहीं दे सकता क्योंकि BA K से मल्टीप्लाई नहीं किया है। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज्ड, इतना ही लिखना काफी है क्योंकि ये तो रेशियो है, वोल्टेज सेंसिटिविटी थोड़ी है, उसका रेशियो लिया है दोनों का। तो यहां पर आप देखें मॉडिफाइड मीटर का लेस होगा ओरिजिनल मीटर से, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी पहले वाले से घट गई है, जो आप नोट कर सकते हैं। तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाता हो गया था। अब अगली जो कहानी है वो है कन्वर्जन एमीटर और वोल्ट मीटर में, बड़ा महत्वपूर्ण और सरल भी। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बातों को समझते हैं। जैसे हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो गैल्वेनोमीटर है ना बच्चों, वो आपको डिटेक्शन ऑफ करंट भी देता है। दो काम थे ना, एक तो करंट को पता करना जारी की नहीं जा रही, किस डायरेक्शन में जा रही, दोनों तरफ घूम सकता है, और कितनी जा रही है। तो डिटेक्शन कहां पर करते हो आप? याद करो व्हीट स्टोन ब्रिज जो आपने बनाया था, व्हीट स्टोन ब्रिज जो हम लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वहां पर बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते थे, उम्मीद याद होगा आपको। ये क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर इस गैल्वेनोमीटर का यूज किया था, ये पता करने के लिए कि ये जो ब्रिज वाली आर्म है इसमें करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। जब करंट इसमें IG, जो इसमें करंट जाती थी, वो जब हम कह देते थे कि IG की वैल्यू 0 है तो कहते थे ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो गैल्वेनोमीटर का वहां एक रोल हो गया इन द केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ करंट। ये बात इसके अंदर लिखी हुई है और मैंने आपको ढाई से समझा दी, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसलिए कि आप एग्जाम में लिखने जाएं तो इस भाषा का प्रयोग करें तो एकदम चुस्त दुरुस्त भाषा होगी और कॉन्सेप्ट पूरा मैं एक सरल भाषा में आपको समझाता रहूं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर। अब दूसरा मामला क्या है कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग नॉर्मली डायरेक्टली करंट को यूज करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते भी हैं लेकिन नॉर्मली नहीं करते हैं, मजबूरी में करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसको हम एमीटर बनाए हुए हैं करंट नापने के लिए। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब जो इसका पॉइंटर है वो खटाक से पूरा घूम जाता है छोटी सी ही करंट पर, और ज्यादा जोर लगा टूट जाएगा पॉइंटर। आप समझ रहे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब पॉइंटर का पूरी स्केल पे घूम जाना। तो ये जो करंट नापता है वो केवल माइक्रो एम्पियर वाली करंट है, इससे ऊपर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादा करंट दे दोगे तो ये उड़ जाएगा, जल जाएगा। तो एक तो ये दिक्कत है, बहुत छोटी स्मॉल करंट्स नाप सकते हैं, जैसे ही बड़ी होगी फेल। तो डायरेक्टली इस्तेमाल करोगे करंट के लिए तो डर रहता है कि भाई ज्यादा करंट हुई तो खराब हो जाएगा। दूसरा, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, जो कैपिटल G से हम दिखा देते हैं या किसी भी भाषा से दिखा दीजिए। तो जब आप सर्किट में लगाओगे, जैसे ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर आपने लगाया, इन नॉर्मल केसेस इसका G मतलब इसका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ये भी आपका काम भर का होता है। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर जो करंट जा रही है उसको कम कर देगा, इसका रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा ना सीरीज में,
R प्लस जी हो जाएगा। G इज क्वाइट हाई ऐसा बोलें तो करंट विल बी लेस, तो सही रीडिंग नहीं निकालेगा। ये भी समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं यूज करते, नॉर्मली यूज नहीं करते, अब नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक, आप बात समझ पाए होंगे। दो मेन कारण थे जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर को हम सीधी तौर पर करंट नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर की करंट नापेगा, थोड़ी सी ज्यादा जल जाने वाला है, या बड़ी करंट है तो नाप ही ना पाएंगे। दूसरा, इसका खुद का रेजिस्टेंस हाई, तो ये सर्किट में करंट को ड्रॉप करा देता है, तो सही रीडिंग नहीं आएगी। तो फिर हमारे पास चारा क्या है कि हम जो करंट हमारे पास एम्पियर रेंज की हैं उनको हम कैसे नापें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर देते हैं। यही बात शुरू होती है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आगे वोल्टमीटर में भी चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे चेंज किया जा सकता है जिससे हम बड़ी रीडिंग्स को प्रेम पूर्वक नाप सकें। तो देखिए यहां पर क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। बढ़िया, तो हम पहले बताते हैं, फिर इसको छोटा सा पिद्दिकड़ी डेरिवेशन है खट से कर देंगे। ये देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट होती है जो कि बहुत स्मॉल करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और इसको हम बोलते हैं शंट। एस क्या है यहां पर, शंट। शंट क्या होता है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हमारा एक तो बहुत कम हो जाता है। पैरेलल में तो जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा तो नेट उससे भी छोटा आता है, आप पढ़ चुके हैं। दूसरा, यहां से जब करंट आएगी, देखिए आई, ये करंट जब आएगी तो यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा, यहां पर कम, तो करंट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करना पसंद करती है, लेस रेजिस्टेंस वाली। तो अधिकतर करंट, अगर यहां पे सपोज करिए 100 यूनिट की करंट है, तो 99 यहां से निकल जाएगी ज्यादा अंदाजे के तौर पर, और एक करंट यहां से जाएगी, क्योंकि यहां पे लेस रेजिस्टेंस है और यहां पर मोर रेजिस्टेंस है। तो हमारा ये जी ना दगेगा नहीं, बर्न नहीं होगा, क्योंकि आईजी तक तो कैपेसिटी है ही है, और ये वैल्यू काफी ज्यादा है क्योंकि इसके पल्ले तो केवल एक पड़ रहा है, बाकी 99 तो हमने दूसरा जुगाड़ कर दिया है। तो इस वजह से हम यहां जो हम आईजी तक नाप पा रहे थे, इस आईजी तक पहुंचाने में ये वैल्यू काफी बड़ी हो जाया करेगी, तो हम ज्यादा करंट को मेजर कर पाएंगे। और इसी सेटअप को हम बोलते हैं एमीटर। ये देखिए एमीटर का डॉटेड लाइन दिखाया, पूरा सेटअप क्या है, एमीटर। तो एमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट को लगा देंगे। शंट क्या होता है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस। मैंने इसी स्लाइड में सब कहानी लिख दी है, जैसे आप दिक्कत महसूस ना करें। व्हाट इज शंट? शंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स, वरना इसमें ज्यादा करंट जाएगी, दग जाएगा। दूसरा, a galvanometer is converted to emitter by putting low resistance that is shunt in parallel with it। यानी जो बातें मैंने बताई वो यहां पर हमने लिख दी। अब ये 3-4 बातें हैं, इसका मैं छोटा सा डेरिवेशन कर देता हूं कि आखिर हमें डिजायर्ड, मान लीजिए कोई आई है, अगर हम 10 एम्पियर की करंट नापना चाहें, 0 से 10 एम्पियर, तो वो आई हो जाएगी। उसको नापने के लिए हम लोग कितना शंट लगाएं जिससे हम 0 से 10 रेंज का एमीटर बना पाए, अभी देख लेते हैं। और साथ में आईजी कितना वो, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, इस पूरे का कितना रेजिस्टेंस हो जाने वाला है। तो आइए इसको 2 मिनट में कर लेते हैं, बहुत ही आसान मामला है। तो मैं यहां लिखता हूं डेरिवेशन। देखिए कितना आसान होगा, चुटकियों में कर लेंगे। कई बच्चे डरते हैं इससे, बिल्कुल नहीं डरना आपको। ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में यहां से एक आपने देखा था शंट लगा दिया था, एस लिख देता हूं। और ये पूरा डिवाइस क्या है, एमीटर में, यहां पर एमीटर का ये सेटअप होता है। तो यहां कुछ पॉइंट में देता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। यहां से करंट आपने भेजी आई, इस गैल्वेनोमीटर में करंट गई आईजी, गैल्वेनोमीटर करंट, और इसमें बची हुई करंट गई, यानी आई में से आईजी घटा दो। ये करंट इसके अंदर गई
और बाकी करंट सब मिलजुल के आगे निकल गई, वापस आपको यहां पर आई मिल गई। अब देखिए यहां पर जो बातें लिखी हैं, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। मैं इन सबको अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट होगी वो बताऊंगा। खैर लिख दो चलो थोड़ा सा। जी हो गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि कई बच्चे इसमें डरते हैं तो मैं इसको पूरी तरह समझाना चाहता हूं। आईजी क्या है? गैल्वेनोमीटर करंट है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है। करंट इन गैल्वेनोमीटर which gives full deflection, full scale डिफ्लेक्शन। यानी ये वो करंट है जिसपे जो गैल्वेनोमीटर था उसका पॉइंटर पूरा घूम जाता है फुल स्केल। अब यहां जो जो बात समझनी चाहिए, ये जो करंट आई थी ना, 0 से आई, ये हमारा वो करंट है जिस रेंज का हम एमीटर बनाना चाहते हैं। तो रिक्वायर्ड करंट रेंज ऑफ एमीटर, यानी जिस रेंज का मीटर बनाना है। और एस क्या है? शंट रेजिस्टेंस। और आई माइनस आई जी क्या? लिख मारो सब, ये करंट थ्रू शंट, करंट थ्रू शंट। ये बात हमने पूरी लिख डाली आपके लिए कि कहीं आपको दिक्कत ना आए। अब हमें ये मालूम है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज, ये दोनों पैरेलल हैं तो वोल्टेज विल बी सेम। तो मैं लिख सकता हूं वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर ये गैल्वेनोमीटर के क्रॉस ए बी पोटेंशियल सेम होगा, और इस शंट के वो भी सेम होगा, पीडी अक्रॉस शंट। क्यों? बिकॉज दे आर इन पैरेलल। तो आप यहां पर वी ए बी इधर से निकालो या वी ए बी इधर से निकालो, बात बराबर है। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? V इज इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू जी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, इसमें जाने वाली करंट है आई माइनस आई जी इंटू एस, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई माइनस आई जी इंटू शंट, ये पोटेंशियल आपके बराबर हो गए। अब यहां से शंट की वैल्यू निकाल लो एस। तो एस की वैल्यू क्या हुई? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस इंटू जी। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आई रेंज का एमीटर बनाना चाहते हैं तो शंट कितने का लगाएंगे? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। इसी फॉर्मूले से अगर आप आई जी निकालना चाहें, आई जी निकालना चाहें इस फॉर्मूले से, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आई जी इंटू जी, आई एस माइनस आई जी इंटू एस, इसको इधर ले जाइए। आई जी जी प्लस आई जी एस बराबर आई एस, एस नीचे क्यों लिखा? और यहां पर आई जी ले लो कॉमन, तो आ जाएगा जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। तो इससे वैल्यू अगर मैं लिखूं आई जी की, तो मैं यहां लिख सकता हूं आई जी इज इक्वल टू आई एस, या एस लिख दो यहां पर, रेजिस्टेंस के मामला एक तरफ, जी प्लस एस इंटू आई। ये आप गैल्वेनोमीटर करंट कभी निकालनी हो, बाकी पैरामीटर दिए हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और पैरामीटर बच गया है, वो कौन सा है? कि इसका सबका रेजिस्टेंस कितना होगा। दे आर इन पैरेलल, तो मैं यहां नीचे किसका के लिखता हूं, शंट यानी कि एस एंड गैल्वेनोमीटर जी, रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल।
तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो टोटल नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब आप जानते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में शॉर्टकट लगाते थे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां पर क्या लिख देंगे? सीधे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और आपको मालूम है कि ये वैल्यू आपकी शंट से भी कम होगी। आप जानते हैं, पैरेलल में देख चुके हैं कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस उससे भी छोटा होता है। तो नाउ हमारा जो एमीटर बना है उसका टोटल रेजिस्टेंस जो शंट बहुत कम रेजिस्टेंस का होता है उससे भी कम हो गया है। तो जब आप इसको सीरीज में, क्योंकि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं करंट को मेजर करने के लिए, तो करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। और आइडियल एमीटर के लिए हम उसका रेजिस्टेंस कितना पकड़ते हैं? 0। मतलब अगर आइडियल एमीटर हमको चाहिए, फॉर आइडियल एमीटर या आइडियल एमीटर के लिए उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो फॉर आइडियल, ये कहीं पूछ ले कोई, तो आइडियल एमीटर RA मस्ट बी 0। उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए आइडियल वाले के लिए। तो इस पूरे को नोट कर लीजिए, प्यार से सारे पैरामीटर हम लोगों ने निकाल दिए। बहुत लॉजिकल और क्लैरिटी है। एक एक शब्दों को मैं लिखकर और आपको बता रहा हूं जैसे कहीं भटकाव की स्थिति ना बने। तो इसको आप नोट करें। फिर हम लोग यूजेस ऑफ शंट देखेंगे कि क्या शंट हमारे लिए करता है, एग्जाम में पूछा जाता है आपको। तो ये डेरिवेशन था एमीटर के लिए और सारी बातें आप समझ गए हैं। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे शायद आप। और यहां तक आते आते मेरे ख्याल से बातचीत पूरी कंप्लीट हो जाती है। बढ़िया है। तो ये नोट आपने किया और मामला किससे था? इससे। तो ये सारे डेरिवेशंस तीनों हमारे निकल आए। तो जब भी ये पूरे सिस्टम को सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो आपको काफी हद तक करीब या एग्जैक्ट करंट को इवेलुएट या मेजर कर पाएंगे आप। तो ये बात ये भी सीख ली थी। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। यूजेस ऑफ शंट। शंट के यूज भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही सरल है, केवल यही इस्तेमाल नहीं है। एक तो इस्तेमाल है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना, एक इस्तेमाल है गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाना। कोई एमीटर है वहां भी शंट लगा दो तो वो सेफ हो जाता है काफी। तो टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर ड्यू टू लार्ज करंट, ज्यादा करंट आएगी अगर शंट नहीं है तो जल जाएगा, वो उससे बचा लेता है। दूसरा, टू कन्वर्ट इनटू एमीटर, इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के काम आता है, जैसा हम लोगों ने भी देखा। तीसरी बात, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। अगर एमीटर हमारा बना हुआ है 0 से 5 एम्पियर तक का, आप चाहते हैं अब हमें नापना है 0 से 10 एम्पियर, एक शंट ठोक दीजिए उसके पैरेलल में, तो उसका क्या होगा? आपका ज्यादा स्केल मिल जाएगा नापने के लिए। तो ये रेंज बढ़ा देता है एमीटर का। तो यूजेस ऑफ शंट है, पकड़ के रखिए। एक ऐसी पढ़ाई मैं आपको करा रहा हूं कि किसी कोचिंग में हजारों लाखों रुपए भी देंगे तो इस तरह की इन डिटेल आपको चीजें शायद मिल पाए, इस पे मुझे डाउट है। तो आप इसका पूरा साथ में नोट्स बना रहे हो तो बना के छा जाइए। बोर्ड्स को भी फोड़िए, आगे कंपटीशन वाले को भी फोड़िए। खैर आगे चलते हैं, समय को जाया नहीं करते हैं। आगे देखिए, अब इसका कन्वर्जन हमको करना किसमें है? वोल्ट मीटर में। एमीटर में तो कर लिया, अभी न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी डिवाइस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आर अगर है, इसका हमें अगर नापना हो वोल्टेज, तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं, आपको मालूम है। तो पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है कि यहां पर जो करंट आ रही है, अभी मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं फिर वहां चलेंगे। इस करंट में से इसमें जाने वाली जो करंट है वो बहुत कम होनी चाहिए, अधिकतर करंट यहीं चली जाए, या आइडियल केस है तो पूरी चली जाए। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, जिससे करंट इधर आना पसंद न कर। अगर मैं इसे IV बोल दूं, करंट इन वोल्ट मीटर, दिस शुड बी वेरी वेरी लेस। तो ये बहुत कम कैसे होगी? जब हम रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर काफी ज्यादा करते हैं। हम काफी ज्यादा कर देंगे तो अधिकतर करंट
कम रेजिस्टेंस से निकल जाएगी, इसके चक्कर में नहीं पड़ेगी। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर इसका जो आरवी है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, मस्ट बी इनफाइनाइट, इतना हो इनफाइनाइट। लेकिन ये आइडियल वोल्टमीटर तो मिलता है नहीं, क्योंकि कुछ भी करंट अगर जाएगी नहीं तो वोल्टमीटर खुद कैसे चलेगा, रीडिंग कैसे देगा। तो इसको कुछ नेसेसरी इविल टाइप का मामला आ गया। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना किए काम भी नहीं बनेगा, थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा। तो ये कुछ बायो में कहीं पढ़ते थे ना आप, फोटोसिंथेसिस या क्या नेसेसरी इविल ऐसे कुछ, तो वहां मैंने 10th तक बायो पढ़ी, उसके बाद नहीं पढ़ी, इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं। तो आप समझ पाए होंगे कि कहानी क्या है। तो यहां पर बात आप समझ पाए कि वोल्ट मीटर को खुद भी करंट चाहिए खुद चलने के लिए, तो कुछ तो कुछ खाएगा। तो असल में वोल्ट मीटर या जो एमीटर होते हैं, जो आइडियल नहीं होते, नॉर्मली नहीं होते हैं, ये जो रीडिंग्स आपको देते हैं ये थोड़ी सी कम देते हैं, जो एग्जैक्ट रीडिंग है। क्यों कम देंगे भैया? वोल्ट मीटर आप लगा रहे हो, खुद करंट इसमें से चली गई तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां हो गया। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए 5 वोल्ट का होना था, अब इसके ऊपर कुछ ड्रॉप हो गया है, तो उसकी वजह से सर्किट में ही इसमें आपको पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा कम मिलेगा, इस वजह से कम रीड करेगा। खैर एनीवे, अब हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। आप बात समझ गए हैं? तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हाई रेजिस्टेंस। ये आर क्या है? हाई रेजिस्टेंस। तो जैसा मैंने बताया कि हाई रेजिस्टेंस आप लगा देंगे तो इस तरफ करंट नहीं जाएगी और आप रीडिंग आराम से ले पाएंगे। तो इसका बहुत ये है, ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर बाय पुटिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। ये एक लाइन है जिससे आप खटाक से एक गैल्वेनोमीटर को बना सकते हैं वोल्ट मीटर। ये जो डाटा निकले हैं या जो पैरामीटर्स हैं ये इतने सरल हैं कि आंख बंद करके ही आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं यही बना देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दमी नहीं है। सारी जी वी सब हमको पता है। अब यहां पर ये जो वी है वो मैं अगला स्लाइड ले ही लेता हूं बेटा, काहे को लिखने के लिए कष्ट हो जाएगा थोड़ा। तो यहां पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर था और इसमें एक रेजिस्टेंस आर लगाया था, और ये पूरा डिवाइस हमारा अब क्या बन गया? पूरे डिवाइस की बात करें, यहां पे एक करंट जारी होगी जिसे हम आईएस कह दो या आईजी कह दो, गैल्वेनोमीटर करंट है तो, और ये पॉइंट यहां पर बी ले लेते हैं और इसको कुछ ये वोल्टेज की बात कर लेते हैं। मैं कुछ वोल्टेज निकालेगा और ये क्या चीज है? वोल्ट मीटर। ठीक, अब यहां पर जो देखिए जी आप पहचान चुके, मैं लिख नहीं रहा हूं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आईजी, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है। फिर उसके बाद कितने का बनाना है तो इसको मैं लिख लेता हूं, यहीं लिख देता हूं कि 0 to V जो हमें रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर रेंज है, द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। और आर आप जान रहे हैं जो रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाया है, हाई सीरीज रेजिस्टेंस which restricts the current to safe limit IG, क्योंकि IG से ज्यादा करंट गई तो गैल्वेनोमीटर दगा। तो ये क्या करता है? इस ज्यादा आर होने की वजह से ये आई को बढ़ने नहीं देता है, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर सुरक्षित रहता है। तो अब यहां पर देखें तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या रहा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये वैल्यू हो गई आर प्लस जी। तो ओम्स लॉ के थ्रू, बाई ओम्स लॉ,
आप IG निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल जो ये इसके अक्रॉस V निकला है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो V अपॉन R प्लस G। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, R प्लस G की जो वैल्यू है उसे लिख सकते हैं V अपॉन IG, और R निकालने आए तो R को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाएंगे, ये सीरीज में है, उससे एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाएगा। तो ये R की वैल्यू आ गई। अब रेजिस्टेंस ऑफ टोटल वोल्ट मीटर निकालें अगर, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज RV, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वो कितना है, दोनों सीरीज में जोड़ दो तो G प्लस R या R प्लस G, विच इज मच हाइयर देन स्मॉल g, क्योंकि R बहुत बड़ा है। तो ये बात भी हम समझ पाए कि यहां टोटली लिख दो चाहे या नेट लिख दो, जैसे आपको थोड़ा मजा आए तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जब हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इससे करंट कम जाना पसंद करेगी, मेन सीरीज से ओरिजिनल सर्किट में ज्यादा जाएगी, जिससे हमें सही रीडिंग प्राप्त करने में आसानी होगी। तो ये आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं, एक एक चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है। अब ये कन्वर्जन हो गया है, अब 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे अपनी बात शक्तिशाली हो जाए मतलब पढ़ने के बाद बिना न्यूमेरिकल तो देखिए जैसे लगता है कि खाना खाया और मिठाई नहीं खाई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। इस स्लाइड के बारे में जिक्र किया था, तो यहां पर आपको ये सब बातें मैंने निकाल के दे दी कि कैसे कन्वर्जन करोगे एक गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर के अंदर। आइए न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, अच्छा सवाल है, तो थोड़ा लंबा है, घबराइएगा नहीं, है बहुत सरल, लेकिन इंटरेस्टिंग आपको आना चाहिए, एग्जाम में टपक भी सकता है। शुरू करते हैं लगाना। एक गैल्वेनोमीटर विथ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम का है, तो मैं गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है इसको G से भी लिख सकते हो, मैं यहां RG लिख रहा हूं, है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दिस इज 12 ओम, जो बातचीत की थी G के बराबर है। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, ये IG की वैल्यू है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, IG, और ये 2.5 मिली एम्पियर है। एम्पियर में चेंज करना उचित रहेगा, 0.0025 एम्पियर, मिली एम्पियर 30, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज दिस वन और ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट, यानी एमीटर में भी चेंज करना है और वोल्ट मीटर में भी चेंज करना है। भाई करेंगे, सवाल ने बोला है। आगे, डिटरमाइन द नेट रेजिस्टेंस, अच्छा, ऑफ द मीटर इन ईच केस, हमें नेट रेजिस्टेंस भी निकालना है, एमीटर का टोटल कितना है और वोल्ट मीटर का कितना है। व्हेन एन एमीटर इज पुट इन ए सर्किट डज इट रीड स्लाइटली लेस और मोर देन द एक्चुअल करंट इन द ओरिजिनल सर्किट, उससे कम ही रीड करेगा, क्योंकि जब आप डालोगे तो खुद का भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो आई कम कर देता है। तो एमीटर विल गिव यू द स्लाइटली लेस रीडिंग देन द ओरिजिनल वन। When an voltmeter is put across a part of the circuit, does it read slightly less or more than the original? ये भी कम रीड करेगा, क्योंकि उसको इससे कुछ करंट जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप खुद पे भी ले लेगा आप। खैर चलिए, बातचीत हम समझ पाए, अब सवाल निकालने का मामला सॉल्व करते हैं। तो हम एमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो कन्वर्टिंग इनटू एमीटर, कन्वर्टिंग इनटू एमीटर, तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए RS की वैल्यू क्या होती थी, जिसे आप शंट बोलते थे, तो शंट लिख दीजिए या RS लिख दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, वो हमने देखा था IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G, या यहां पर RG लिखा है तो RG, ये फॉर्मूला था कितने का, शंट
इन पैरेलल हमें लगाना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं आईजी वगैरह की, तो 0.0025 एम्पियर। आई कितना डिजायर्ड कितना है, 7.5, आई यहां से 7.5 हो जाएगा, देखिए 0 to 7.5 ना, तो हम लोग 7.5, यहां जो आई है वो 7.5 एम्पियर है डिजायर्ड रेंज, और इसमें से घटाएंगे 0.0025 इंटू आरजी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻³ ओम, दैट इज द आंसर। तो आप क्या लिखेंगे, कनेक्टिंग ए शंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये वैल्यू जो लिखी है 4 इंटू 10⁻³ ओम इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, और ऊपर जगह बनाते हैं विथ गैल्वेनोमीटर, तो वी गेट एन एमीटर ऑफ रेंज 0 एम्पियर से लेकर 7.5 एम्पियर तक की रीडिंग हम नाप पाएंगे। अब ये कहानी हुई है, गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर में बदल दिया है। अब इसका नेट रेजिस्टेंस पूछा था, मैं बाजूम कर देता हूं, नेक्स्ट पोर्शन सेकंड वाली स्लाइड में करूंगा, जगह यहां कम दिखती है। तो फर्स्ट का ही पार्ट हम लोग कर रहे हैं, जहां हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, जिसे हम आरए लिखते हैं। तो आरए का मतलब क्या था, R1 इंटू R2 अपॉन R प्लस शंट अपॉन गैल्वेनोमीटर। तो R1 R2 का मतलब हो गया, जिसे आप लिख सकते हैं RG, और शंट जो था RS अपॉन RG प्लस RS, क्योंकि ये दोनों आपको मालूम है पैरेलल में लगे होते हैं, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस। RG की वैल्यू कितनी हो गई, 12 ओम। RS काफी छोटा है, 4 इंटू 10⁻³ फिर RG थी 12 ओम, और ये है 10⁻³ इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप RA की वैल्यू करीब करीब अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगी 4 इंटू 10⁻³ ओम। ये RA है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है, ये आप निकाल पाए। एक और चीज पूछी थी कि रीडिंग कम होगी स्लाइटली या स्लाइटली ज्यादा, तो आपसे पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, इट विल रीड, तो व्हेन एमीटर इज पुट in a circuit, it reads slightly less leading, it reads slightly less than the actual current in original circuit। क्यों, बिकॉज थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, पूरी बात मैं समझा के रहूंगा। बिकॉज ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जो कि इस एमीटर का रेजिस्टेंस है, इज स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि RA है, इज इंट्रोड्यूस्ड in the circuit,
ये पहले वाले पार्ट का जवाब हो गया। मैं अभी दूसरे पार्ट को भी कर देता हूं, फिर आपको नोट करने का बेटा मौका दूंगा। तो सेकंड में वोल्ट मीटर हमको बनाना है, अगली स्लाइड पे लेंगे, यहाँ जगह नहीं है, आप देख लीजिए, फिर हम लोग सवाल करते हैं। वोल्ट, इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में करना है। तो पार्ट नंबर 2 अगर मैं यहां पर करूं, कन्वर्टिंग इनटू वोल्ट मीटर, और उसकी रेंज क्या थी वोल्ट मीटर की, वो है 10 वोल्ट तक, 0 टू 10 वोल्ट का हमको रेंज चाहिए। तो यहां पर आपको मालूम है कि वोल्ट मीटर में सीरीज में हम लोग लगाते थे रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस सीरीज में हाई रेजिस्टेंस होता है। सीरीज में फॉर्मूला भी निकाला है, V अपॉन IG माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये डिराइव किया था ना, अभी आप पीछे देख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख देते हैं। V कितना था 10, हमारा रिक्वायरमेंट 10 वोल्ट तक का है। IG कितनी थी 2.5 इंटू 10 की पावर -3, RG कितना था 12। तो ये वैल्यू आप निकालेंगे तो 4000 माइनस 12 जो कि आ जाएगा 3988 ओम। तो क्या मतलब रहा, इतना रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें तो हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस of 3988 ohm in series with the galvanometer, we get a voltmeter जिसकी रेंज क्या है, ऑफ रेंज 0 टू 10 वोल्ट। देखिए पूरी बात लिख रहा हूं, जैसे कभी भी इस लेक्चर को आप देखें या नोट्स बनाएं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना वोल्टमीटर का, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, जिसे हम लोग किससे दिखा रहे थे, आप इसको आरवी से दिखा सकते हैं। सीरीज में लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस, तो आप पहले वाले इसका आ गया 39, मैं एक बार लिख दूं, जो आर लगा रहे हो साथ में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो 3988 प्लस 12, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4000 ओम। ये तो आप समझ ही गए, ये नेट रेजिस्टेंस वाला भी आंसर आ गया। अब वोल्ट, ये पार्ट नंबर उसी का 2 था। अब ये पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर वही रीडिंग नापेगा या स्लाइटली लेस, तो उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तीसरी बातचीत जो ये पूछे हुए हैं, वोल्ट मीटर ड्रॉज स्मॉल करंट फॉर इट्स डिफ्लेक्शन। भाई डिफ्लेक्शन होना है वोल्ट मीटर में ना पॉइंटर का, उसके लिए कुछ करंट चाहिए। सो इट रीड्स स्लाइटली लेस देन the original voltage ड्रॉप। ये देखिए पूरी बात मैंने कंप्लीट कर दी एक एक लाइन लिख के, कि आप भ्रमित ना हो। खैर इसको आप नोट करें, जिससे मैं आपको कहां पर पहुंच गया भाई, ये तो डेरिवेशन था, ये न्यूमेरिकल था यहां से। तो मैं आपको मौका देता हूं, जिससे कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना पसंद करते हैं, तो वो ये ले सकें। तो मैं हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, जिससे पूरी बात आप सीख पाए। मैंने सब कुछ यहां कर दिया है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे आप, मैं हटा हूं। और ये रहा आपका इसी का सेकंड पार्ट, इसको भी आप नोट कर लें। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। लिखा है एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8
0.80 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है और वो 1 एम्पियर तक नपाई करता है। व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। देखिए ये जो एमीटर है ना, इसको आप गैल्वेनोमीटर मान लीजिए और यार में एमीटर में चेंज कर रहे हैं क्योंकि एमीटर बनाया था लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट वो मीट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर आप इसको गैल्वेनोमीटर मानेंगे और फिर एमीटर में कैसे चेंज करते हैं वही लॉजिक लगा देंगे। व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस बहुत ही सरल सवाल। तो शुरुआत करते हैं और पहली चीज जो आपको यहां करनी है, कई सवालों में ऐसा लिख के मिलेगा एमीटर को फिर से एमीटर बदलेंगे, तो पहले वाले एमीटर को गैल्वेनोमीटर पकड़ लेना आप। तो इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो गिवन एमीटर कैन बी रिगार्डेड एज द गैल्वेनोमीटर। अब आपका सवाल ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो पहले में मैं डाटा अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, अब तो लिखना सीख ही गए हैं। टोटल करंट यानी आईजी कितनी थी, आईजी हमारी है 1 एम्पियर, यहां जो दिया है लिख ही लो, ये रहा 1 एम्पियर। और आरजी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 0.80 ओम। बहुत बढ़िया। डिजायर्ड जो हमें करंट नापनी है यानी आई की वैल्यू, जो डिजायर्ड रेंज होती है वो हमें दे रखी है 5 एम्पियर। तो रिक्वायर्ड शंट कितना रहा, रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, तो शंट को एस लिखो या आर एस लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ शंट वैल्यू क्या थी, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो वैल्यू रख देते हैं, आई जी का मतलब हो गया 1 और ये 5 एम्पियर तक नापेंगे हम लोग, तो 5 माइनस 1 इंटू 0.80, ये वैल्यू आ गई 0.20 ओम। तो इतने का तो आपको शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इन पैरेलल। व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस टोटल, तो सेकेंड वैल्यू हो गई कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस और नया वाला जो एमीटर है उसका, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और शंट का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है। तो ये R1 R2 R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। RG कितना है, RG है 0.80, RS है 0.20 और ये हो गया 0.80 प्लस 0.20। तो नीचे तो वैल्यू 1 आ जाएगी आप देख रहे हैं, और ऊपर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 0.16 और नीचे तो 1 आ गया है, तो 0.16 ओम। ये आपका आंसर आ गया और एक आंसर तो इधर भी था। तो ऐसे सवाल बड़े प्रेम से किए जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक चीज हम लोग फोल्ड डाल रहे हैं यहां पर। अब अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो हॉट्स के तौर पर अगला क्वेश्चन पेश किया जाएगा, इसको आप नोट कर पाए होंगे, जिससे न्यूमेरिकल भी ऐसे हो जाएं कि आप मजा आ जाए आपको। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है और ये एक अच्छा सवाल है, इसकी देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहां एक भाषा अलग यूज की गई है, वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस पर वोल्ट एज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन 500 ओम पर वोल्ट। तो जो 500 ओम पर वोल्ट है इसकी ग्रेडिंग, ये आईजी देने का तरीका है। तो मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं जिससे ऐसे सवाल आ जाएं तो आप इस ग्रेडिंग की भाषा को समझ जाएं। तो रेजिस्टेंस पर वोल्ट इज अनदर way of
specifying the current of या current at full scale deflection. देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जब आप IG लिखोगे तो इसी को लिख दोगे 1/5000 एम्पियर, जो कि 0.2 मिली एम्पियर आ जाएगी। ये ग्रेडिंग लिखने का मतलब है। आप देखें भी तो ग्रेडिंग में लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देखें, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 5000 ओम पर वोल्ट, तो ओम हो गया R पर वोल्ट मतलब V, तो ये वैल्यू क्या है, ये अगर हम लिखें तो कुछ गलत लिख गया लग रहा है, तो V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो अगर हम IR निकालें तो I की वैल्यू V अपॉन R निकलनी चाहिए। देख रहे हैं आप, तो ये V नीचे, ये R ऊपर, तो बेसिकली इसको लिखने का तरीका है R अपॉन V, तो 1/I कर दिया है यहां पर। बात समझ पा रहे हैं? ये I के लिए देखिए V अपॉन R होता है, तो वोल्टेज पर ओम होना चाहिए, तो इसको इन्होंने क्या किया है, उल्टा लिखा है, R ऊपर V नीचे, तो इस वैल्यू को, इस I को अगर हम 1/I करते हैं तो ये R अपॉन V मिल जाएगा। तो बेसिकली 1/I की जो वैल्यू है वो 5000 है। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5000। तो या तो आप ये तरीका याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूं, या ये आप सीधे पकड़ लें कि जो ग्रेडिंग दी रहती है रेजिस्टेंस पर वोल्ट, उसका मतलब है IG इज इक्वल टू 1/this 1। और 1 क्यों हुआ ये मैंने यहां से बताया है। 1/I को 5000 लिख सकते हैं, R अपॉन लिखा हुआ है, और I लिखेंगे तो 1 यहां से I लिखेंगे तो आप इसको 1/5000 कर देंगे। ये लॉजिक है इसके पीछे जो मैंने आपको दिया है। ये तरीका IG देने का है जो आप समझ चुके हैं। अब देखिए क्या बोला है, 5000 ओम वोल्ट। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर दैट रीड्स 20 वोल्ट। ये कितना वोल्ट पकड़ रहा है, 20 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब देखिए यहां पर जो साहब पहले गैल्वेनोमीटर था, मैं गैल्वेनोमीटर का G ही लिख देता हूं, ये गैल्वेनोमीटर पहले रीड कर रहा था 5 वोल्ट, इससे ऊपर का ड्रॉप झेल नहीं सकता था, आप देंगे तो उड़ जाएगा, है ना। यहां पर जो करंट आ रही है वो सपोज करिए IG आ रही है इस समय सिचुएशन में। अब आपको इस गैल्वेनोमीटर को बना देना है कितना, 20 वोल्ट के लिए। तो 20 वोल्ट के लिए 5 वोल्ट तक ये झेल पाएगा। एक रेजिस्टेंस आपको लगाना है सीरीज में जो 15 वोल्ट का ड्रॉप खुद झेल ले, 5 वोल्ट ये 15 ये, तो ये 20 वोल्ट का ड्रॉप टोटल झेल पाने की स्थिति बनेगी इसकी। समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से बातचीत, कि एक ऐसा सीरीज में रेजिस्टेंस हमको लगाना है जो हमें इस तरह की बात कर दे, और इस समय IG करंट में कोई दिक्कत नहीं, IG जा रही होगी। तो इसके लिए R हम निकालना चाहें इस लॉजिक से जो आपको मैंने समझाया, तो यहां पर आप लिख सकते हैं R इंटू IG दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट, V इज इक्वल टू IG इज इक्वल टू V, और R की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, IG कितनी है ये लिखिए 0.2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, वोल्टेज हो गया 15 वोल्ट जो मैंने समझाया इसके ऊपर। इसमें भी तो IG जारी होगी ना, तो V इक्वल टू IR लगा दिया इसके लिए। तो R आप निकालेंगे तो R कितना मिल जाएगा, 15/0.2 इंटू 10 की पावर -3, दिस विल कम आउट टू बी 75,000 ओम। तो ये आपका पहले का आंसर बन गया, पहले का मतलब शायद यही था अभी। तो इसको हमने जो कन्वर्जन किया है 75,000 ओम, इसकी सीरीज में लगा देंगे, हमारा काम बन जाएगा, 20 वोल्ट ये नापना शुरू करेगा। अब आगे क्या है, विल यू प्रेफर दिस वोल्ट मीटर टू वन दैट इज ग्रेडेड एज 2000 ओम वोल्टेज। अब यहां इसकी जो इस समय ग्रेडिंग है वो निकालने की कोशिश करेंगे। ये पहला पार्ट इसका हो चुका है। अब दूसरे की अगर हम लोग बातचीत करें, ग्रेडिंग की जो हम बात जानना चाहते हैं उसके लिए बातचीत करेंगे, तो ग्रेडिंग के लिए
ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वो कितना था? वो देखिए 5000 ओम मीटर लिखा था, ओम वोल्टेज, ओम पर वोल्ट। और इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 वोल्ट से, क्योंकि 5 वोल्ट की रीडिंग दे रखी थी, झेल जाता है, तो ये वोल्ट कट जाएगा, ओम ओम बचेगा, दैट इज इक्वल टू 25,000 ओम। और टोटल रेजिस्टेंस आफ्टर कन्वर्जन, टोटल रेजिस्टेंस आफ्टर कन्वर्जन, जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा ही, साथ में 75,000 और सीरीज में जोड़ दिया है, तो 25 और 75 आप जोड़ दीजिए। ये देखिए हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये कितना पहुंच गया? 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब इसकी ग्रेडिंग देख लेते हैं कि इसकी ग्रेडिंग कितनी है। तो हम रेजिस्टेंस पर वोल्ट फॉर ग्रेडिंग, तो रेजिस्टेंस पर वोल्ट क्या रहा? रेजिस्टेंस तो था इतना पूरी टोटल वोल्ट मीटर का, और टोटल ये 20 वोल्ट तक की नपाई कर रहा था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5,000 ओम पर वोल्ट। ये इसका न्यू ग्रेडिंग है, न्यू है लेकिन ये पुराने वाले के बराबर ही आ गई है, तो न्यू ग्रेडिंग सेम एज प्रीवियस वन, क्योंकि प्रीवियस की भी 5,000 ही थी, सेम एज प्रीवियस वन, दैट इज 5,000 ओम मीटर। तो नए वाले का भी जो ग्रेडिंग है वो 5,000 ओम पर वोल्ट था। अब आप जैसे जानते हैं ना कि जिसकी आईजी होती ग्रेडिंग का मतलब, तो किसको प्रेफर करेंगे? तो जब हम आईजी निकालेंगे, मान लो नए वाले का भी निकाले, आई डैश आईजी निकाले, तो आईजी कितना लिखोगे? 1/5000 एम्पियर। और जिसकी ग्रेडिंग हमारी 2000 है सवाल के अनुसार, उसमें करंट की वैल्यू किसमें ज्यादा नाप पाओगे? जिसकी रीडिंग हमारी ज्यादा आ रही है गैल्वेनोमीटर में। तो ये जो हमारी ये इसकी ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। द हाइयर द रेजिस्टेंस पर वोल्ट ऑफ द मीटर द लेसर इज द करंट ड्रॉन। यहां पर देखिए हाइयर है तो ये लेस हो जाएगी, और यहां पर ये लोअर है तो ये कम वैल्यू आएगी। तो इससे क्या है कि मीटर जो हमारा है वो मोर एक्यूरेट होगा देन वन ग्रेडेड एज 2000। तो आईजी यानी कि ये जो मीटर है, सो दिस मीटर जो हमने बनाया है इज मोर एक्यूरेट, more accurate than the one graded as 2000 ओम पर वोल्ट। ये समझ पाए ना? इसकी रेटिंग देखिए कम हो जाएगी, हमने निकाली भी है, 0. कितनी थी? 0.2 मिली एम्पियर। और इसकी निकालोगे तो इसकी ज्यादा आएगी आईजी, तो जिसकी आईजी कम है वो ज्यादा एक्यूरेसी आपको दे पाएगा। हमें कितनी करंट नापनी ये नहीं है, हमें आईजी अगर कम रही तो ज्यादा एक्यूरेसी हमको मिलेगी। तो यहां पर बात कर दी जाए तो दिस इज, आप लिखेंगे तो ये मिली एम्पियर में इससे कम आ जाएगा। 1/2 की बात करें तो ये 0.5 मिली एम्पियर जहां तक होगा। तो आईजी हमारा आई डैश जी से कम है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मीटर है हमारा, ये जो याला मीटर है, ये मीटर ज्यादा एक्यूरेट है, जो कि 2000 से कम ग्रेडिंग, क्योंकि इसके लिए आईजी हमारी कम। आईजी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है?
जब छोटा आईजी होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आपको दिखाएगा, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन कम करंट पे मिल रहा है, तो यू कैन एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। और आईजी ज्यादा हो गई तो ज्यादा करंट पे फुल स्केल आएगा तो एक्यूरेसी कम होगी। तो जिसका ग्रेडिंग हमारा कम होगा रेजिस्टेंस पर वोल्ट, वो ज्यादा एक्यूरेट हमारा वोल्ट मीटर होगा। तो इसको आप नोट कर लें। फिर आज का मेरे ख्याल से अंतिम सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जहां तक अंतिम होगा, या उसके बाद भी एक है, नहीं लास्ट सवाल करेंगे, इसको आप नोट कर लें। तो ये एक नया टर्म आया था यहां ग्रेडिंग का, जो भाषा हमको सीख लेनी है। मेरे ख्याल से आप समझ गए, इसको नोट भी किए होंगे। और थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहां कहीं रोक देते हैं जिससे आप पूरी बात नोट कर पाए। खैर, तो मैं और ऊपर ले जाता हूं, वो थोड़ा सा तिरछा है तो पूरा शायद दिख नहीं रहा था। तो नया वाला ये जो मीटर है ज्यादा एक्यूरेट है पुराने वाले से। पुराने वाले से मतलब 2000 की रीडिंग थी। ये आज का आखिरी सवाल कर रहे हैं जिससे पूरी चीज आपकी यहां तक क्लियर हो जाएगी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ए डीसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए लार्ज रेजिस्टेंस एस। तो एक डीसी सप्लाई है, 120 वोल्ट की बैटरी लगी है ऐसा समझ लें, और एक रेजिस्टेंस है आपका है एक्स। ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 किलो ओम इज प्लेस्ड इन सीरीज। यहां पर एक वोल्ट मीटर आप लगा के बैठे हैं इसके सीरीज में। इस वोल्ट मीटर का 10 किलो ओम का वोल्ट मीटर है। सीरीज इन द सर्किट रीड्स 4 वोल्ट। अच्छा, इसकी रीडिंग भी दे दी है इन्होंने, 4 वोल्ट रीड करता है यहां पर, और इसका x ओम का रेजिस्टेंस था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अभी निकालेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस इज यूजिंग ए वोल्ट मीटर इंस्टेंट ऑफ एन एमीटर टू डिटरमाइन द लार्ज रेजिस्टेंस x। यहां पर यह भी पूछा है कि भाई नॉर्मली तो हम लोग एमीटर को यूज करते हैं करंट नापने के लिए, यहां वोल्ट मीटर क्यों यूज कर लिया है इस x को निकालने के लिए। अभी हमें ये इस बात की भी चर्चा हम करेंगे। तो इस करंट थ्रू वोल्ट मीटर क्या रहा, करंट थ्रू वोल्ट मीटर, V इज इक्वल टू आई आर लगाते हैं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V इसका है 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, 10 इंटू 10 की पावर 3 ओम, तो वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। दिस इज I। जो I इसमें जा रही है वही I तो इसमें जा रही होगी, I थोड़ी फर्क हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस की बात ले लेते हैं। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है 120, अगले में लिख लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू भी रखनी होगी। I आ गया था 4 इंटू 10 की पावर -4। टोटल ईएमएफ कितना है 120 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का जोड़कर तो x प्लस 10 की पावर 4, ये टोटल रेजिस्टेंस है। यहां से हम इसको सॉल्व करें अगर, तो हम वैल्यू क्या लिख पाएंगे, 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ये x है, ये इंटू ना लगे इसलिए मैं इसको x थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूं, इस x को, जिससे आप फर्क कर पाए। और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो केवल 4 बचेगा, बराबर 120। तो 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एक्स बराबर 120 में 4 गए तो 116। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालेंगे तो 116 4 इंटू 10 की पावर -4 ओम। तो ये वैल्यू हो गई 29 इंटू 10 की पावर 4 ओम या 290 किलो ओम। ये देखिए x निकालने के लिए हमने वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया था। क्यों इस्तेमाल किया था ये भी बात कह देते हैं। यहां पर देखिए जो करंट थी हमारी, दिस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये करंट कैसी है, वेरी स्मॉल।
तो अगर हम छोटी करंट्स को एमीटर से नापेंगे तो सही रीडिंग नहीं निकलेगी हमारी, क्योंकि जो एमीटर होता है वो थोड़ी बड़ी रीडिंग को निकालने के काम में आता है। जो इतनी छोटी करंट है उसकी एक्यूरेट रीडिंग नहीं निकाल पाएगा। तो एज करंट इन द सर्किट इज वेरी स्मॉल, as current in the circuit is very small, तो ammeter reading will be, ammeter reading will be also too small to measure accurately, क्योंकि ये छोटी है इसलिए बहुत करेक्टली इसकी रीडिंग नापना मुश्किल होगा एमीटर से, इसलिए वोल्ट मीटर यूज किया है। और ये वोल्ट मीटर एक अजीबो गरीब कहानी है, मतलब अनयूजुअल मेथड है। दिस इज एन अनयूज क्या लिख दिया हमने, अनयूजुअल मेथड है, अनयूजुअल यूज ऑफ वोल्ट मीटर फॉर measuring वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस नापने के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर लिया है बेटा, वोल्ट मीटर, जो कि थोड़ी अजीब सी बात है। तो इसको मैं नीचे करता हूं जैसे इस न्यूमेरिकल को आप पूरा देख सकें और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। तो ये जो पूरी कहानी थी आपने देखी, ये पूरी कहानी थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल जो भी था वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, क्यों यूज है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, ये सारा निकाला। फिगर ऑफ मेरिट देखी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट देखा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि सेंसिटिविटी ऑफ करंट और सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, उस पर न्यूमेरिकल भी लगाए और डेरिवेशन के साथ साथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो देखा कन्वर्जन इनटू एमीटर और वोल्टमीटर, वो कैसे करते हैं, उसके डेरिवेशंस, फॉर्मूले कैसे आते हैं और उस पर न्यूमेरिकल्स, पूरे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी। यानी पूरी चीज जो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड आपको पढ़नी रहती है, अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं शांति से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।